तो आज हमारी जो है 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या है, डाल्टन की थ्योरी से शुरू हो रहा है। सबसे पहले डाल्टन की थ्योरी आई। डाल्टन की थ्योरी ने क्या कहा, उसने परमाणु मतलब एटम के बारे में कुछ बातें बताई हैं। उसने कहा देखो एटम की 3 जानकारियाँ समझ लो। एक तो ये सबसे छोटी इकाई होती है किसी एटम किसी भी यौगिक की, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरी बात, इसको ना तो बनाया जा सकता है और ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब ये प्रकृति में वैसी ही स्थिति में बने हुए रहते हैं हमेशा से। और एक ये सिंपल रेशियो में रहते हैं। सिंपल रेशियो में रहने का मतलब जैसे H2O है तो 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का, मतलब ये रेशियो सिंपल होगा। जैसे 1:3 का, 4:5 का, 5:7 का, ऐसे रेशियो होंगे। पर ये ऐसे नहीं होंगे जैसे 1:5-2 का नहीं, 1:5-2.5 का नहीं होगा, ऐसे रेशियो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये बातें डाल्टन ने शुरुआत में कही थी, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला इनमें से एक भी बात सही नहीं निकली। क्योंकि सबसे पहले तो छोटी सी, जैसे ये बताया कि ये सबसे छोटी इकाई मतलब ये इनडिविजिबल है जो ये बताया था, तो बाद में हमें पता चला इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब इस एटम के अंदर और भी छोटी क्या होती है, यूनिट्स होती है, एक बात। दूसरी बात, इसने कहा था इसको बनाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई, रेडियो एक्टिवता की खोज हुई, हमें पता चलने लगा कि रेडियो एक्टिवता के कारण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में, एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है। और जब इसने कहा कि सिंपल रेशियो में ही जुड़े होते हैं तो उसके भी बहुत सारे अपवाद निकले। एक उदाहरण ये रहा FeO का। Fe की मात्रा इसमें 0.98 है, जबकि ऑक्सीजन केवल इसमें 1 पोर्शन में है। तो इस तरीके से ये इसके कुछ अपवाद थे। तो डाल्टन शुरुआती एटम के बारे में बात कर रहा था जो कि लगातार फेल होता रहा। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इनको कहाँ पे मिला, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी क्या है, जे थॉमसन ने की। उसमें इसने क्या किया, एक विसर्जन नली का परीक्षण किया जिसे कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब, कांच की ट्यूब बनाई जिसके अंदर इसने कुछ गैसें डाली। गैसें अक्सर अक्रिय डाली इसने, और इन गैसों को अंदर डालने के बाद इसमें 2 इसने इलेक्ट्रोड बनाए जिनको कि पॉजिटिव नेगेटिव सिरे से बैटरी के जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया हमारा, एक तरीके से एक कैथोड और एक एनोड बन गया। एनोड सिरा वो है जो कि धन सिरे से जुड़ा हुआ है बैटरी के, और जो ऋण सिरे से जुड़े हुए हैं वो कैथोड बन गया। और गैसों को डालने के बाद हाई प्रेशर में हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे इसने क्या देखा कि एक क्या होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिसे विसर्जन कहा इसने, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस डिस्चार्ज के बारे में इसने जब डिटेल में स्टडी की तो इसने कुछ पॉइंट वहाँ पे बताए। इसने बोला कि एक तो ये जो डिस्चार्ज होता है, जो ये किरणें पैदा होती हैं, ये कैथोड से होकर के एनोड की तरफ जाती है। हमने पूछा आपको कैसे पता चला कैथोड से एनोड जाती है, तो इसने बोला जी जब एनोड पे एक पर्दा लगाया जाएगा तो उसके पीछे एक प्रतिबिंब मिलेगा। इससे पता चलता है कि एनोड की तरफ गई है ये किरणें और कैथोड की तरफ से आई है, ठीक है ना। और चलती है हमेशा एक सीधी रेखा में। इसका बिंदु जहाँ पे पड़ रहा है वहीं पे पड़ेगा। उसके पहले अगर कोई अवरोध डाल दिया जाए तो बिंदु नहीं, मतलब इसका प्रतिबिंब वहाँ पे नहीं पड़ेगा, कहीं और भी नहीं पड़ेगा और वहाँ पे भी नहीं पड़ेगा। इसलिए ये एक सीधी रेखा में चलते हैं। इसके अलावा इसके रेज ये जो किरणें होती हैं इन पे कुछ भार भी होता है। हमने कहा आपको कैसे पता चले कि इसमें भार होता है, तो उसने कहा इसके पथ में अगर कोई भी चीज़ रख दे, ठीक है ना, तो ये उसको घुमाने का प्रयास करती है। जैसे एक पैडल या पेंडेंट अगर इसमें रख दें तो उसको ये मूव करा देती है, ठीक है ना। इसके बाद इसने कहा कि इसमें आवेश भी होता है। हमने कहा अब आवेश का कैसे आपको पता चला, तो आवेश के लिए उसने कहा चुंबकीय विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनके रास्ते में, इन किरणों के रास्ते में अगर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र लगाएं तो ये अपनी दिशा से कुछ घूम जाती है, जिसे कहेंगे कि डेविएट हो जाती है, डेविएशन आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इन किरणों के बारे में इसका नाम दिया इसने, इनको कैनाल रेज, कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन किरणें कहा इसने। तो ये रेज इसने बताया। सीधी रेखा में चलती हैं, तेज़ चलती हैं, इनमें कुछ भार होता है और ये ऋणात्मक कणों से मिलकर के बनी हुई होती है। ये बात इसने इसकी विशेषता के रूप में बताई। और ये भी बताया कि ये जो ऋणात्मक कण इसके अंदर होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की अवधारणा इससे पहले कणाद ऋषि ने कर रखी थी।
ठीक है ना। कणाद ऋषि ने कह रखा था कि परमाणुओं के अंदर एक छोटे कण आवेशित कण होते हैं, तो बाद में पता चला वो इन इलेक्ट्रॉनों की ही संकल्पना थी। ठीक है जी। अब इसके बारे में जब इतनी कहानी इसने बता दी तो इसने एक कैलकुलेशन केवल बता पाई। इसने कहा E/m रेशियो जो इन कणों का है या इन किरणों का जो E/m रेशियो है, मतलब चार्ज बाई मास रेशियो जो है वो 1.75 × 10⁻⁻27 कूलाम पर केजी, इतना इसका क्या बताया इसने, इसका इतना इसने E/m रेशियो बताया। और यहाँ से इन किरणों की सारी जानकारियाँ पता चल गई। अब ना तो इसका चार्ज पता था और ना इसका मास पता था, लेकिन कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक जिसका नाम मूलिकन है, इस मूलिकन वैज्ञानिक ने इसका क्या बताया, आवेश बताया। इसने इसके अंदर आवेश बताया। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, मूलिकन्स एक्सपेरिमेंट उसे बोलते हैं, और उसके थ्रू इसने क्या किया, इनके अंदर चार्ज की गणना की और चार्ज निकला इसके अंदर -1.6, कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका चार्ज निकला। और जब चार्ज को E/m रेशियो में रखा तो यहाँ से इसका मास भी निकला, जो कि निकला 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इतना भारी ये इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ से सारे रास्ते खुल गए इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण।